सिंह एडवोकेट एक्स एडीजीसी क्रिमिनल मैनपुरी आपके समक्ष। इससे पूर्व हमने कई चीज़ें आपको जो है बताई। आप लोगों के द्वारा कुछ कमेंट्स किए गए हैं। आज हम केवल उन कमेंट्स पर या उन कमेंट्स के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। तो सबसे पहले एक कमेंट्स किया गया है, इश्तहार क्या होता है। तो इश्तहार एक नामांतरण की प्रक्रिया पर नामांतरण की एप्लीकेशन किसी के द्वारा देने पर या बैनामा होने के बाद, बैनामा की प्रत तहसीलदार को मिलने के बाद या किसी की मृत्यु हो जाने के बाद विरासत हेतु दिए गए प्रार्थना पत्र पर या विरासत की रिपोर्ट लेखपाल के द्वारा तहसीलदार को देने के बाद ये सारे के सारे प्रार्थना पत्र तहसीलदार अपने एक रजिस्टर में दर्ज करेगा। वो रजिस्टर में, जिस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है उस रजिस्टर को मिसलबंद रजिस्टर कहते हैं। उस मिसलबंद रजिस्टर में दर्ज होने के बाद प्रत्येक एप्लीकेशन के लिए एक इश्तहार जारी होता है। इश्तहार का मतलब सूचना पत्र। जो सूचना जिस मौजे से संबंधित हस्तांतरण रिपोर्ट है, यानी बैनामा के नामांतरण के लिए आवेदन किया है या विरासत के लिए आवेदन किया है या वसीयत के द्वारा आवेदन किया है, तो उस आवेदन पत्र के मिसलबंद में आवेदन पत्र दर्ज होने के बाद तहसीलदार एक इश्तहार उस संबंधित मौजे के लिए जारी करता है। ये उस इश्तहार में नामांतरण का प्रकार लिखेंगे। जैसे बैनामा है तो बैनामा, वसीयत है तो वसीयत, विरासत है तो विरासत लिखेंगे। विरासत या बैनामा या विरासत, बैनामा या वसीयत के आधार पर किसी ने नामांतरण चाहा है तो जिन लोगों ने नामांतरण चाहा है उनका नाम लिखा जाएगा। फिर किससे चाहा है उनका नाम लिखा जाएगा। इस तरीके से ये इश्तहार पर लिख करके और इसकी सुनवाई के लिए एक आपत्ति की तारीख निश्चित तहसीलदार करेगा, जो कम से कम एट लीस्ट 30 दिन की होगी। तो उस तारीख पर ये इश्तहार गांव में जाकर इंडिविजुअल किसी के लिए नहीं होता है, तो एक सार्वजनिक स्थान पर यथा ग्राम स्थित पंचायत घर, ग्राम स्थित भूमि प्रबंधक समिति यानी ग्राम सभा की किसी बिल्डिंग पर एक प्रति इसकी चस्पा की जाती है तथा दूसरी प्रति जिस आदमी ने ये नामांतरण दायर किया है उसको दी जाती है तथा तीसरी प्रति जिस खाते से संबंधित नामांतरण एप्लीकेशन दिए तो उसके सह खातेदारों को एक एक प्रति दी जाती है। और ये एक प्रति, चौथी प्रति जो है वो गांव के निर्वाचित प्रधान को, जो वर्तमान प्रधान है, उसको दी जाती है। और सबको ये बताया जाता है कि ये प्रार्थना पत्र फला आदमी ने बैनामा के आधार पर मृतक की विरासत करने के लिए या वसीयत के आधार पर तहसीलदार की कोर्ट में दायर किया, जिसमें किसी को भी अगर आपत्ति है कि कोई भी पर्सन को अगर कोई इस नामांतरण प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति है तो दिनांक फला को तहसीलदार के न्यायालय में उपस्थित होकर वो आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रक्रिया को जो कागज है उसको इश्तहार कहते हैं। इश्तहार का मतलब सूचना आम,
सार्वजनिक सूचना, इस्तार जो है वो उर्दू शब्द है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सूचना, ये इस्ताहार धारा 34 राजस्व संहिता की धारा 34 के में प्रार्थना पत्र देने पर जारी होता है। तो इस तरीके से ये हमने आपको इस्ताहार के बारे में बताया। एक दूसरा कमेंट्स आप लोगों में से किसी एक आदमी ने, अभी नाम हमें ध्यान नहीं है, किया था कि वसीयत क्या होती है। तो वसीयत के बारे में हम आपको बता दें, वसीयत जो है किसी भी काश्तकार, कोई भी काश्तकार अपने मृत्यु से पूर्व वसीयत को कर सकता है, जिसमें अपनी इच्छा ये जाहिर करेगा कि हमारे मरने के बाद मेरे नाम अंकित समस्त चल और अचल संपत्ति वो जो है वसीयत में अंकित आदमी को दे दी जाए। यानी एक अंग्रेजी शब्द उसमें कहेंगे, ये वसीयत जो है मोड ऑफ सक्सेशन होती है, यानी जो उत्तराधिकार का क्रम राजस्व संहिता में है उस क्रम के विपरीत कोई भी आदमी वसीयत कर सकता है और वो अपने उत्तराधिकारियों को नामित वसीयत के द्वारा करेगा। ये वसीयत केवल जो ट्रांसफरेबल लैंड है, संकमणि भूमिधर है, उसी के लिए वसीयत हो सकती है। असंकमणि भूमिधर जमीन के लिए वसीयत नहीं हो सकती है। तथा वसीयत को लिखने वाला दो साक्षियों की उपस्थिति में वसीयत लिखता है, जो उपनिबंधक कार्यालय में रजिस्टर्ड होती है, पंजीकृत होती है। पहले वसीयत जो है, पहले के कानूनों में वसीयत मौखिक भी हो सकती थी, अपंजीकृत हो सकती थी, यानी उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं था। परंतु अब जो है नवीन राजस्व संहिता में वसीयत वही लॉ में, कानून में मान्य है जिसका पंजीकरण हुआ हो, और पंजीकरण के लिए दो गवाहों का होना अति आवश्यक है। नामांतरण, वसीयत के द्वारा जब नामांतरण के लिए अप्लाई किया जाता है तो वसीयत के आधार पर तहसीलदार नामांतरण तभी करेगा जब कि वसीयत को साबित कर दिया जाए कि ये वसीयत स्वेच्छा से, बगैर किसी जोर दबाव के, मृतक काश्तकार ने अपनी इच्छा से लिखी है। ये साबित होना अति आवश्यक है। अब एक प्रश्न और कमेंट्स आया था जिसमें ये क्या पूछा गया था, क्या वसीयत कैंसिल हो सकती है? तो सुनिए, वसीयत कैंसिल होने के लिए इसके लिए सक्षम न्यायालय जो है सिविल कोर्ट है, दीवानी न्यायालय है सीपीसी। सीपीसी के तहत वसीयत का कैंसलेशन का दावा किया जाएगा, जिसमें वसीयत निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना व्यवहार न्यायालय में की जाएगी और युक्त कारण दर्शाते हुए अनेकानेक कारणों के आधार पर वसीयत को सिविल न्यायालय, सिविल जज निरस्त कर सकता है। और दूसरी बात, वसीयत के आधार पर दिए गए नामांतरण पर तहसीलदार आंख मूंद के विश्वास नहीं करेगा। वो जो है वसीयत हुई है, वसीयत किसने की है, स्वेच्छा से है या दबाव के द्वारा है, इन सब बातों को साबित करने के बाद ही वसीयत के आधार पर नामांतरण होगा। अगर वसीयत किसी दबाव पर है, दो शब्द हैं, अगर वॉइड वसीयत है
निरस्तीकरणी वसीयत है तो उसके आधार पर नामांतरण नहीं करेगा। और अगर वॉइडेबल है कि इसमें ये हमको संदिग्ध लग रही है, सक्षम न्यायालय से घोषणा करवाई जाए कि ये संदिग्ध नहीं है, तब नामांतरण होगा। तो इस तरीके से हमने आपको वसीयत के बारे में बताया कि वसीयत के आधार पर नामांतरण तुरंत नहीं होगा। तहसीलदार के कोर्ट में साबित होना अति आवश्यक है। अगर ये साबित नहीं कर पाए कि मृतक आदमी ने स्वेच्छा से वसीयत की है तो नामांतरण नहीं होगा। अच्छा, अब एक कमेंट्स और किया था किसी सज्जन ने, उन्होंने ये कहा था कि हमने एक बैनामा करवाया है और उस बैनामा के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही तहसीलदार के न्यायालय में चल रही है। तहसीलदार के न्यायालय में बैनामा कर्ता के पुत्र ने आपत्ति की है और ये कहा है कि ये बैनामा खारिज कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए। तो क्या वो आपत्ति कर सकता है? तो इसका जवाब ये है कि बैनामा पर भी इश्तहार जारी होगा और इश्तहार पर कोई भी शख्स आके अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। उस आपत्ति पर युक्त साक्ष्य लेने के उपरांत ही तहसीलदार कोई निर्णय लेगा। इस तरीके से बैनामा पर कोई भी आदमी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। इस तरीके से ये 3, 4, 5 आपके कमेंट्स थे। मैं समझता हूँ उनका मैंने जो समाधान आपको दिया है ये थोड़ा समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो, समझ में नहीं आया हो तो पुनः कमेंट्स कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे।